नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और सभी मेरे प्यारे फ्रेंड्स कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज आप सभी स्टूडेंट्स को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का अपना जो सेशन रहने वाला है वो अपन देखेंगे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 के अंदर जो आने ही वाली है बायोलॉजी सब्जेक्ट में, कि आप ऐसे कैसे प्रिपरेशन करें कि जिसके अंदर आपको 4 से 5 बार सिलेबस को पूरा करना होगा। तो आज का अपना टारगेट है वो यही रहेगा कि भाई हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसको कितनी बार रिवाइज करें कि आपका सिलेक्शन के चांसेज है वो 100% रहे। देखो, कभी भी मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होता है जो ईमानदारी अपनी मेहनत रेगुलर करता है। रेगुलर के साथ में है कि आपकी रणनीति, आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। आप अपने जो भी आपने अपन ये कह सकते हैं आपने जो टारगेट लिया है उसके ऊपर, केवल उसी चीज़ के ऊपर आपको क्या करना है, मेहनत करना है। उसके अलावा आपको सब कुछ चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। देखो, कभी भी हो सफलता हमेशा क्या मांगती है, संघर्ष के साथ साथ वक्त मांगती है। और जो कैंडिडेट अपनी सफलता के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए जो वक्त देता है वो वक्त हमेशा लौट के ज़रूर आता है, चाहे आप सही वक्त दो या गलत वक्त दो। जैसा भी आपने बीज को बोया है प्रोडक्ट वैसा ही आने वाला है। इसका मतलब है यदि अभी भी टाइम है, मैं अभी लास्ट वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि अभी भी कोई कैंडिडेट यदि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो अभी भी कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को एक नई एनर्जी, एक नया मोटिवेशन मिल सके और हर कोई एक कैंडिडेट ये कदम उठा सके कि मुझ में भी वो दम है, मुझ में भी वो हिम्मत है और मैं भी सिलेक्शन ले सकता हूँ। क्योंकि सिलेक्शन जिनका भी होता है या जो भी कैंडिडेट अभी सिलेक्टेड हुए हैं उनका कोई ज़रूरी नहीं कि वो कहीं अलग से आए, अलग से कहीं नहीं आते। आप में से ही कोई एक कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन हमेशा वक्त और संघर्ष दोनों मांगती है। तो कुछ स्टेप्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि उन स्टेप से, उन पॉइंटों से आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। उस सिलेबस को एग्जाम से पहले लगभग आपको 4 से 5 बार क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रहने वाला है। अभी अपन चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है, रेगुलर मेहनत इक्वल संघर्ष, स्ट्रगल। स्ट्रगल हो सकता है वो किसी के साथ भी हो, आपकी फैमिली के साथ हो सकता है, आपकी इकोनॉमिक के साथ हो सकता है, आपकी कोई भी अदर संघर्ष, अदर कोई भी कंडीशन आपकी हो सकती है जो आप कर रहे हो। दोनों ही चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी, मेहनत और आपका संघर्ष आपको सफलता दिलाती है। इसके साथ में, मेहनत के साथ में जो तीसरा फैक्टर जो आपका ऐड है वो है वक्त। जिस कैंडिडेट ने सच में वक्त दिया है, देखो कभी भी, मैं हमेशा बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, कभी भी अपने आप के साथ में धोखा नहीं करना है। कई कैंडिडेट क्या करते हैं, सिलेक्शन का बहाना भी लेते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन के नज़दीक भी हूँ, लेकिन रियल में उसी कैंडिडेट को पता है कि उसने कितने सच्चे मन से तैयारी की है, कितना वक्त प्रॉपर उसने अपनी प्रिपरेशन को दिया है। हो सकता है वो लाइब्रेरी में जाके बैठ के अपना टाइम पास करता हो, वीडियोस देखता हो, घर में भी स्टडी कर रहा है। हो सकता है उसका, जैसे मान लो कि 5 मिनट उसने स्टडी की है, 1 घंटे तक उसने टाइम वेस्ट किया है, रील्स देखे, मोबाइल चलाया, कुछ भी किया आपने, घंटों घंटों घर पर बात किया है। तो ऐसी कंडीशन यदि किसी कैंडिडेट्स की है तो भाई आप लोग इतनी उम्मीद नहीं करें। इससे बेटर है कि आप सही वक्त दो, सही वक्त, सही संघर्ष, सही मेहनत, रेगुलर मेहनत, और टारगेट आपका क्या होगा, सफलता। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आज अपन चलते हैं आरपीएससी के कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको, अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेके आया हूँ। वहाँ पर अपन पॉइंट वाइज देखते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर पहला पॉइंट अगर अपन देखेंगे तो अपन देखेंगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न को समझें। अब समझने के कई तरीके हैं। आप खुद समझो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उससे समझो, नहीं हेल्प हो रही है, आप YouTube पे देखो,
कई वीडियोज़ आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट पैटर्न सब कुछ आपको बताएंगे। तो आपके माइंड में सबसे पहला होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न अपने को समझ में आना चाहिए, तब जाके अपन उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चीज़ आता है आपका सिलेबस का एनालिसिस। ज़्यादा करें। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके लिए कि अगर कैंडिडेट अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा है तो सिलेबस का सबसे पहले एनालिसिस करें। सिलेबस में ये देखें कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक मेरे फेवर के हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एक बार मैं पढ़ूंगा तो याद हो जाएंगे, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने आज तक नहीं पढ़े हैं। पहले उन टॉपिक को आपको कवर करना है, इसलिए सिलेबस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो चाहे आपकी। तीसरी चीज़ अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तीसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो कोई भी आप, जैसे मान लो आप क्या बनना चाहते हो, स्कूल व्याख्याता, तो आपको स्कूल व्याख्याता के लिए आपके मन के अंदर क्या होना चाहिए, सपने, कि मैं एक दिन इस स्कूल में, किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इस पद पर मैं रहूँगा, बच्चों को इतने अच्छे मन से पढ़ाऊँगा, इतनी मेहनत करूँगा, मैं इतनी पॉजिटिविटी के साथ में मैं बच्चों को हमेशा अपना जितना भी ज्ञान है मैं बच्चों को दूंगा। ये आपकी प्लानिंग, मतलब इतने अच्छे पॉजिटिव वे के अंदर अपनी प्लानिंग अपने मन में तड़प ऐसी क्रिएट कीजिए आप लोग। आप अपनी जगह आपको देखिए कि मैं अगर स्कूल में हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, ये सुधार करने की कोशिश करूँगा, मैं बच्चों को एक पॉजिटिव वे में लेके जाऊँगा, उनको रेगुलर सिलेबस कराऊँगा, गवर्नमेंट लगते ही मेरा विचार चेंज ना हो जाए, नेगेटिविटी ना आ जाए, मैं इस पद पे रहूँगा, मेरे नाम के आगे स्कूल व्याख्याता लगेगा। ये अपने माइंड के अंदर ही प्लानिंग कीजिए आप लोग, क्योंकि देखो हकीकत भी है, आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो, कुदरत या नेचर धीरे धीरे आपको उस चीज़ के पास में ऑटोमेटिक लेके जाने लगती है। ये रियल है, आप इस लाइफ को आप किसी भी जगह पर अप्लाई करके देख लेना। तो सेम इसी चीज़ में मैं कह रहा हूँ आपको, यदि आपको ये बनना है तो उसके लिए आपको अपने मन के अंदर ये सपने सजोने ज़रूरी है कि मैं यहाँ बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपके मन में आएगी कि मुझे वहाँ पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। अगला पॉइंट, क्योंकि किसी चीज़ का आपने अगर सपना देखा ही नहीं है, आपने कल्पना ही नहीं की है, तो आप पहुंचोगे कैसे। सबसे पहले आपकी कल्पना होनी चाहिए कि मुझे वो काम करना है। काम करोगे, उसमें कठिनाई आएगी तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे तो रास्ता बनेगा तो मंजिल आपके सामने आएगी। रास्ते में चलोगे, कुछ देर तक हो सकता है आपका रास्ता कैसा हो, धुंधलाया हुआ हो, आपको सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप मिसगाइड हो रहे हो, आपको लग रहा है सामने कोई नहीं है, कैरियर नहीं है, कोई मेरा स्कोप नहीं है इस फील्ड में, या फिर मुझे जॉब मिलेगी नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है, वैकेंसीज नंबर कम आ रही है। ये कुछ नहीं है, जैसे जैसे आप पाथ पे चलते हो वैसे वैसे धुंध हटती जाती है और रास्ते को चीरते हुए आप आगे निकलते जाओ। और आपको जैसे आप अलग निकलोगे, भीड़ के साथ कभी नहीं चलना है, भीड़ से हमेशा अपने आप की आइडेंटिटी अलग बना के चलनी है आपको। और आपको कुछ ही टाइम के बाद में लगेगा कि मंजिल मेरे नज़दीक है, आपको मंजिल दिखाई देने लगती है, ठीक है ना। तो उसी रास्ते पे अपने को चलना है। चौथा पॉइंट जो आपके सामने रखूँगा मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि आपको जो भी एग्ज़ाम आज तक एग्ज़ाम हुई है, आज तक के प्रीवियस पेपर का एनालिसिस, इससे ये बेनिफिट होगा, सिलेबस आपने एनालिसिस कर लिया, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करो, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का, पेपर का लेवल क्या आने वाला है, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप ऐसे तो हो नहीं कि डायरेक्ट 8th क्लास या 9th क्लास से पढ़ के आप डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको टॉपिक का आइडिया ही नहीं है कहाँ से आया है। इसका मतलब आपने MSc की है, मास्टर डिग्री आपने कर रखी है, नेट सेट आपने कर रखा है, तो आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है। इसका मतलब आपने जैसे ही पेपर देखा, पेपर देखते ही आपको लेवल का आइडिया लग जाना चाहिए और टॉपिक का आइडिया लग जाना चाहिए कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। उसी के अकॉर्डिंग फिर आप जब फोकस करोगे, सिलेबस के ऊपर स्टडी करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो आप उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे अपने को बढ़ना है। इसका मतलब कई कैंडिडेट क्या करते हैं, पूरी कोचिंग कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन प्रीवियस पेपर को वो एनालिसिस नहीं करते हैं, इसलिए लास्ट के अंदर वो कट ऑफ के अंदर रह जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। इसमें अगर अपन देखेंगे कि अब आपको क्या कर लेना है, सब चीज़ें देख लिया आपने, अब आपको समय सारणी बनानी है।
समय सारणी बनानी है। और कैसे बनानी है कि मुझे डेली कितना पढ़ना है, डेली क्या कितना पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ना मतलब आपको कितना टाइम देना है, आपको कैसे मैनेज करना है आपको, और रेगुलर आपकी स्टडी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बार बार में आपको, जब आप प्रिपरेशन में या तो कदम रखो मत, अगर आपने कदम रखा है तो 100% अपने पूरे मन के साथ में रखो। आपको 6 महीने 1 साल के लिए सभी फंक्शन, सभी प्रोग्राम, सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ सफलता वक्त मांगती है। वक्त का मतलब है आपका प्योर वक्त मांगती है वो, है ना। ऐसे मतलब दोगला वक्त नहीं मांगती है कि आप पढ़ भी रहे हो और कहीं भी फंसे हुए हो और कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसे पार नहीं पड़ेगी, आपको प्योर वक्त देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे, 6 नंबर का पॉइंट मैं आपके सामने रखूं यहाँ पे, तो रेगुलर सिलेबस के शॉर्ट नोट्स, रेगुलर शॉर्ट नोट्स बनाएं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अनुसार। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका अपन देख लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है, या फिर शॉर्ट नोट्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अपन बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स में अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, शॉर्ट नोट्स, सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट नोट्स स्टार्ट करना है, मैं कह रहा हूँ अभी भी कोई कैंडिडेट यदि स्टार्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी प्लस नीट मॉड्यूल्स, ये नीट मॉड्यूल्स आपको ले लेने हैं। एनसीईआरटी की बुक्स लेनी है 11वीं-12वीं क्लास की, और उनके अंदर से आपको क्या करना है, रेगुलर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। रेगुलर शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपको इनमें से ये देखना है, पहले आपको एक बार क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को आपको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, प्रत्येक लाइन्स को, उनका अर्थ समझना है। हो सकता है गूगल की सहायता लो, हो सकता है आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब की सहायता लो। उनसे आपको क्या करना है, वो नोट्स बनाने हैं केवल जो आपको एग्जाम्पल या चीज़ें याद नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ इसके लिए 2 कॉपीज या बुक्स, आपको केवल 2 नोटबुक लेनी है, बड़ी वाली मोटी वाली नोटबुक लेनी है, 400-400 पेज वाली। सिर्फ 2 नोटबुक आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप एनसीईआरटी का स्टार्ट करोगी, नीट का भी उसी में स्टार्ट करोगी, उसके बाद में बीएससी का आपको पढ़ना है, और उनमें से सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो चीज़ें आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल, ये चीज़ें मेरे को याद नहीं है, ठीक है ना। और उनको स्पेस देते हुए लिखना है, ऐसे घुसड़ फुसड़ नहीं करना है, हर चीज़ों को स्पेस देते हुए लिखना है। उसके बाद में आप जैसे मान लो कि अगला टॉपिक आप स्टार्ट करोगे, बीएससी की बुक्स, सीबीएच की बुक्स, या फिंगर टिप्स हो सकती है आपकी, एमटीजी बुक्स वगैरह जो आती हैं ये हो सकती है नीट वाली। तो इनसे भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, बीएससी की बुक से बना रहे हो, सीबीएच की बुक से बना रहे हो, आरबीडी की बुक से बना रहे हो, वो सभी नोट्स, वो टॉपिक अगर आपको यहाँ मिलता है, इन टॉपिकों को वापस वहीं ऐड करना है जहाँ आपने नोट्स स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी और नीट से। इसका मतलब अगर आपने ये लिखा है कि नर जनन तंत्र, तो उस नर जनन तंत्र में चाहे आप कितनी जगह से भी पढ़ो, उन सबको कलेक्शन करके आपको इसी पेज के इसी टॉपिकों में ऐड करना है। जितनी बार आप पढ़ते हो उन सभी को, जैसे मान लो कि इसके ऊपर आपने कितने पेज लिखे हैं, 2 पेज लिखे हैं, खुला खुला करके 2 पेज बनाया आपने। उन 2 पेज में से आपने बीएससी में पढ़ा तब भी आपको मैटर मिला, वहाँ ऐड कर दिया, नीट में पढ़ा वो भी ऐड कर दिया, एनसीईआरटी से पढ़ा वो इसी में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अब आपको एमसीक्यू साथ साथ सोल्व करनी है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसके साथ एमसीक्यू का सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट के मॉड्यूल से करो, चाहे आपको यूथ कंपटीशन से करो।
यूथ पब्लिकेशन या यूथ कंपटीशन की बुक से करूं, तो भी आपको क्या करना है, इनमें अगर एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है तो उन एक्सप्लेनेशन को जिस टॉपिक का आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो उसी टॉपिक में जाकर आपको क्या करना है, ऐड करना है। इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक का फिक्स होना चाहिए कि इस टॉपिक का नोट्स मुझे सिर्फ 3 पेज के अंदर करना है, तो इसी 3 पेज के अंदर ही मिलना है। ऐसे नहीं है कि आप जब भी पढ़ो कहीं भी लिखते हो उन चीज़ों को, कहीं भी नहीं लिखना है। नोट्स आपको प्रॉपर वे में बनाना पड़ेगा। और इस प्रकार से नोट्स यदि बनेंगे तो आपको मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 नोटबुक को आपको भर लोगे, ठीक है ना, 2 नोटबुक ये भर लोगे तो बहुत है आपके पास, पूरी बायोलॉजी आप इसमें कवर कर सकते हो। आपको बार बार में इतनी बुक्स एग्जाम देने जब जाते हो आपको इतना बर्डन, इतनी बुक्स 10 बुक्स 20 बुक्स लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको 2 रजिस्टर लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन शॉर्ट नोट्स बना लिया, आपने शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बता दिया मैंने आपको। अब आपको क्या करना है, ये जो बुक्स है मैंने आपको नोट्स बनाते वक्त बताया है मैंने कौन सी चीज़ें स्टार्ट करनी है। एक बार वापस बता रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी के नोट्स स्टार्ट करने हैं, नीट के मॉड्यूल से लेने हैं, बीएससी की बुक से लेने, सीबीएच की बुक से, फिंगर टिप्स और भी कोई अगर आपके पास में है बायोलॉजी की वहाँ से भी ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ तो उन टॉपिक से उठा के आप ले सकते हो। कुछ लाइनें हो सकता है मैंने एक्स्ट्रा बताई हो सकता है कोई दूसरा टीचर हो, कोई उसने एक्स्ट्रा लाइन बताई हो। यूट्यूब से आपके एमसीक्यू यदि कोई टीचर सोल्व करवाता है जैसे मैं भी करवाता हूँ, तो एमसीक्यू यदि कोई सॉल्व करवाता है तो वो एमसीक्यू भी यहाँ पर देखिए। आप डेली का आप रेगुलर एमसीक्यू देखिए बायोलॉजी के, और उनके जो एक्सप्लेनेशन वो टीचर बताते हैं उन चीज़ों को भी क्या करना है, अपने को उसी पेज के ऊपर टॉपिक वाइज ऐड करने हैं। इस प्रकार से आपको नोट्स की क्रिएट आपको करने का तरीका आपके पास में होना चाहिए। जैसे ही नोट्स अगर आपने बना लिए हैं, अब आपको क्या करना है, अगले पॉइंट पर अगर अपन चलें तो जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, नोट्स तैयार जो आपने किए हैं, अब आपको क्या करना है, मैं आपको कह रहा हूं समय सारणी ऐसी क्रिएट करनी है, टारगेट आपको पता होना चाहिए कि मेरी एग्जाम 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद है। तो अब मुझे जो नोट्स बने हैं मेरे पास, इन नोट्स का मैं रिवीजन कैसे करूं। तो रिवीजन करने का मैंने तरीका अभी भी बता रखा है और भी बता देता हूं कि आपको क्या करना है। आपको पास में 2 नोटबुक आपके पास में, अब इसके साथ में आपको रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन करने का तरीका वही है। सबसे पहले आपको कोई भी एक टॉपिक को रीड करो। टॉपिक को रीड करने के बाद में उसी टॉपिक के एमसीक्यू वापस सॉल्व करो। रिवीजन करते वक्त टॉपिक को पढ़ो, उसके साथ में एमसीक्यू सॉल्व करो। इसमें से टॉपिक को ये एनालिसिस करो कि अपने टॉपिक पढ़ा है, इनमें से कौन से क्वेश्चन हैं जो अपने सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनको फीडबैक के रूप में लेके वापस से उन टॉपिक को यहाँ पे आके वापस देखो। इस प्रकार से करते हुए, दोनों को कंबाइन करते हुए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। यहाँ क्या कर लेना है, आपको रिवीजन कर लेना है। अब ये रिवीजन का टाइम आपको देखो, पहला जब रिवीजन होगा, जैसे पहले नोटबुक आप पढ़ोगे, पहला टॉपिक आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको उसमें कितने टाइम लग जाए, 2 मंथ लग जाए। अगली बार इसका रिवीजन करोगे तो आपको 1 मंथ लगेगा। क्यों, वही टॉपिक घूम घूम के आ रहे हैं। अगली बार आपको 15 दिन में रिवीजन होगा। इस प्रकार से प्रत्येक बार टाइम जो है आपका कम होता जाएगा और रिवीजन का जो मेथड है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको टोटल कितने कर लेने हैं, 4 से 5 बार। अब आपकी समय सारणी पे डिपेंड करता है कि आप 4 से 5 बार एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर होता है या नहीं होता है। साथ में मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेथड साथ अप्लाई करना है। एमसीक्यू टॉपिक एमसीक्यू टॉपिक एमसीक्यू फीडबैक टॉपिक एमसीक्यू फीडबैक, ये टॉपिक करते हुए आपको 4 से 5 बार सिलेबस को रिवीजन कर लेना है। हो सके तो सिलेबस के बाद में रिवीजन करने के साथ साथ में अगर कोई टेस्ट सीरीज मिली तो देखने की कोशिश कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में भी। कुछ टेस्ट सीरीज़ आप दे सकते हो रेंडमली कि मेरा बेसिक नॉलेज है वो कैसा चल रहा है, मेरी तैयारी का जो स्तर है, तैयारी का जो लेवल है वो कैसा है, क्या मैं प्रॉपर रूप से क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो समझ पा रहा हूँ। इसके साथ साथ में जैसे मान लो आपका सिलेबस कवर होता है तो रेंडमली कोई भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है, रेंडमली फर्स्ट ग्रेड का पेपर प्रीवियस, उसको क्या करना, अचानक से सॉल्व करना है। अचानक से सॉल्व करना है ताकि आपको ये पता लगे कि मेरा सिलेबस या मेरा जो रिवीजन हो रहा है
वो कितना परफेक्ट है, या मुझे कितना उसका लर्निंग हो रहा है, या मुझे याद कितना है, इसमें से मेरे कॉन्सेप्ट कितने हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ना है। कुछ एग्जाम्पल्स रटने की आवश्यकता है, वहाँ रटना भी पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल रटने का भी तरीका आपको बेस्ट है, कोई भी एग्जाम्पल का नाम आता है उस नाम को किसी भी नाम के साथ में अटैच करना है, ठीक है ना। किसी टीचर के नाम के साथ, किसी जानवर के नाम के साथ में, किसी फर्नीचर के नाम के साथ में, कोई भी चीज़ के साथ में आपको नाम उसके अटैच करना है, ताकि आपको वो बार बार याद रहे। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप नाम याद करोगे तो इतने एग्जाम्पल, इतने प्लांट्स के नाम, इतनी चीज़ें याद नहीं रह सकती। इसलिए आपको किसी भी एग्जाम्पल का नाम है, क्लासिफिकेशन का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, तो किसी न किसी चीज़ के ऊपर लेके आपको क्या करना है, याद कर लेना है। मैं सेम इसी मेथड से मैंने साइंटिस्ट के नाम, ये सब चीज़ें मैं याद करता हूँ, ताकि मुझे एग्जाम में वो क्वेश्चन मिले तो मुझे वहाँ से क्लिक हो कि इस चीज़ से तो यहाँ ये टर्म आता है, इसका मतलब ये चीज़ वो है। अगर डायरेक्ट याद करोगे तो इतनी पॉसिबल नहीं है रिवीजन करते करते। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, रैंडमली कोई भी आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, अपना लेवल है वो एनालिसिस कर लेना है। ये मेथड सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। ठीक है, ये सभी चीज़ें जिस कैंडिडेट ने फॉलो की है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिस कैंडिडेट ने ये सभी चीज़ें फॉलो की है, तो आपके सामने क्या आएगा, URA स्कूल लेक्चरर इन 2025। यदि आपने ये सभी चीज़ें की है, मेरे सभी कैंडिडेट, सभी स्टूडेंट्स से ये विशेष है शुभकामनाएं मैं एडवांस में देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर ये चीज़ें सभी मेथड फॉलो किए हैं रियल में, तो आप 2025 के अंदर आप एक स्कूल व्याख्याता के पद पे होंगे। आप लोगों का मैसेज, आप लोगों का एक कॉल ज़रूर मेरे पास आएगा इस दिन के लिए कि सर आपने जैसा कहा था हमने वैसा फॉलो किया है और आज हमारा सिलेक्शन हो गया है और हमें ये स्कूल ज्वाइनिंग मिली है, और हो सकता है मैं आपको इन्वाइट करूँ, है ना, आप लोग पार्टी देने भी मुझे आओगे। हो सकता है मैं आपको अपने चैनल के ऊपर इंटरव्यू के लिए बुलाऊं उस टाइम पे, तो आप इंटरव्यू देने के लिए भी आएंगे। इसका मतलब ये मेथड आपको फॉलो करो और आप अपने आप को एक स्कूल व्याख्याता के पद के ऊपर जल्दी आसीन करो, और आपको महसूस होगा बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी रेपुटेटेड एक पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है। आपको रियल में बच्चों के साथ में जब संपर्क में आओगे, उनको पढ़ाओगे, सच्चे मन से आप मेहनत करोगे, इतनी खुशी होती है कि जब छोटे छोटे बच्चों के साथ में आप रहते हो, उनको हर छोटी छोटी चीज़ें वो आपको पूछते हैं, डाउट आप क्लियर करते हो। रियल में एक अच्छी मतलब जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है आपके पास। सिर्फ पैसे ही इस दुनिया में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन एक इंटरेस्टेड जॉब, एक ऐसी जॉब कि हर कोई बच्चा आपके पैर छू के जब निकलता है तो आपको एक अलग ही खुशी, एक अलग ही मतलब महसूस होता है। आप कितने भी बड़े पद पे हो, लेकिन हर कोई किसी के कदम या पैर नहीं छूता है, लेकिन ये एक ऐसी पोस्ट है कि हर एक बच्चा कहीं भी आपको मिलता है तो आपके पैर छू के निकलता है। तब आपको लगता है कि रियल अपन ने मेहनत की थी, इसलिए आज अपन इस मुकाम पे पहुँचे हैं, या अपन इस चीज़ को अपन डिजर्व करते थे, इसलिए अपन यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में आज का अपना सेशन कंप्लीट होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर रेस्पॉन्स देखे जाइए, और कौन कौन स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो करने वाला है कमेंट्स जरूर करके जाइए, और कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 100% दावा करेंगे कि सर मैं आपके पास ज़रूर इंटरव्यू देने आऊँगा, उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आज के लिए अपना सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।